नमस्कार दोस्तों, डार्क साइड डायरियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 की हॉरर थ्रिलर फिल्म सिनिस्टर, जिसे स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया है। स्कॉट डेरिक्सन अपनी मूवीज में साइकोलॉजिकल अनीस को सुपरनैचुरल टेरर के साथ मिलाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें ईथन हॉक ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह फिल्म अपनी भयानक वातावरण, डरावनी छवियों और मॉडर्न हॉरर सिनेमा के सबसे डरावने कैरेक्टर में से एक, बच्चों को खाने वाला बघूल, के लिए जानी जाती है। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। तो बिना किसी देरी के आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत पुराने धुंधले सुपर आर्ट फुटेज से होती है, जिसमें हम देखते हैं एक परिवार को पेड़ से लटकाया गया है। चारों के सिर किसी चीज से ढके हुए हैं। रस्सियां हैं उनके गले से होकर पेड़ की एक ब्रांच से बंधी है। फिर कोई उन रस्सियों को काट देता है और वो लोग मर जाते हैं। ये सीन तुरंत डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिसन ऑसवाल्ड को, जो एक ट्रू क्राइम राइटर है। उन्हें अपने डेब्यू बुक से काफी सक्सेस मिली थी, क्योंकि उस किताब में उन्होंने नए सबूत पेश किए थे और उसी की वजह से अपराधी पकड़ा गया था। लेकिन उनकी आगे की किताबें फेल हो गई थीं। इसीलिए अपने करियर को फिर से रिवाइव करने के लिए एलिसन अपने फैमिली, पत्नी ट्रेसी और बच्चों 12 साल के ट्रेवर और 7 साल की एशली के साथ चैटफोर्ड, पेंसिल्वेनिया में नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह वही घर है जहां इसके पुराने मालिक स्टीवनसन फैमिली की मर्डर हुई थी, जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं। एलिसन स्टीवनसन फैमिली के मर्डर और उनके यंगेस्ट चाइल्ड 10 साल की स्टेफनी के अचानक डिसअपियर होने की कहानी को रिसर्च करके ये केस सॉल्व करना चाहते थे, ताकि वह अपनी अगली बड़ी बेस्ट सेलर किताब लिख सकें। फिर उस टाउन के शेरिफ एलिसन से मिलने आते हैं। शेरिफ को एलिसन का यहाँ आना पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी पिछली किताबों की गलत थ्योरी ने अपराधियों को बचा दिया था, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह एलिसन को फिर से चेतावनी देता है कि वह टाउन को परेशान न करे और वहां से वापस चले जाए। लेकिन एलिसन ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि अगर मिसिंग लड़की अभी भी जिंदा है तो उसे ढूंढना जरूरी है। शेरिफ कहता है कि शहर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता, किताबें बस समय की बर्बादी हैं। एलिसन फिर कहता है कि ट्रू क्राइम राइटर्स वही करते हैं जो ऑफिसर्स नहीं कर पाते। फिर शेरिफ चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन घर के अंदर जाकर अपने सामान अनपैक करने लगता है। घर में सामान अनपैक करते समय एलिसन को एटिक में एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिस पर लिखा होता है होम मूवीज। बॉक्स के अंदर कई सुपर आर्ट फिल्म की रील्स होती हैं। सभी रील्स के अलग अलग नाम थे, जैसे पूल पार्टी 66, फैमिली हैंगिंग आउट 11, बारबेक्यू 79 और स्लीपी टाइम 98। एलिसन उस बॉक्स को अपने ऑफिस में रख देता है। रात में खाना खाने के बाद एलिसन अपने ऑफिस आता है। वह स्टीवनसन फैमिली के केस से जुड़े फोटोज और डॉक्यूमेंट्स अपनी बोर्ड पर लगाता है। उसे वो टेप बॉक्स एटिक में मिलने से अजीब लगता है और वह टेप्स देखने के लिए प्रोजेक्टर सेट करता है। वह पहली टेप प्ले करता है और हम देखते हैं कि स्टीवनसन फैमिली अपने गार्डन में एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर टेप की क्लिप शिफ्ट होती है और हमें मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाई देता है, जहां 4 लोगों को लटकाया गया था। इसे देखकर एलिसन भावुक हो जाता है। वह क्लिप को फिर से चलाता है और उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना शुरू करता है। वह लिखता है, यह वीडियो बनाने वाला कौन है? स्टेफनी कहाँ है? फिर वो दूसरा रील प्ले करता है। हम देखते हैं एक और फैमिली जो एक नदी के पास फिशिंग कर रहे होते हैं। वो फैमिली वेकेशन के लिए आए थे। लेकिन फिर क्लिप शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि किसी ने उस फैमिली को उन्हीं के वैन में चेन से बांध रखा है। फिर कोई उस वैन को पूरी तरह जला देता है और उन लोगों को मार देता है। ये देखकर एलिसन शॉक हो जाता है। फिर वो घबराकर पुलिस को ये सब बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी और कैरियर के लिए उनके महत्व को देखते हुए वह तय करता है कि उन्हें रखेगा और ध्यान से स्टडी करेगा, और वो बिना कुछ कहे फोन काट देता है। अब वो तीसरा रील लगाता है, लेकिन रील प्ले होने से पहले उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है। वो रील बंद करके बाहर देखने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वो अपनी वाइफ को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे ऊपर एटिक से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो देखने के लिए आगे बढ़ता है,
उसे हॉलवे के सामने वही बॉक्स दिखाई देता है। वो धीरे धीरे बॉक्स की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक उसका बेटा ट्रेवर उस बॉक्स से चिल्लाते हुए उल्टा बाहर निकलता है। दरअसल ट्रेवर को अक्सर नाइट टेरर्स आया करते थे और वो कई बार इस तरह किसी अजीब जगह पर होता था। एलिसन ट्रेवर को उठाकर बाहर हवा में ले जाता है और ट्रेवर ठीक हो जाता है। अगली सुबह एलिसन वो तीसरा रील प्ले करता है। रील में हम एक फैमिली को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। क्लिप शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि रात को उस कैमरामैन ने वो फैमिली को पूल साइड लाउंज चेयर पर बांध रखा है। फिर वो पूल की दूसरी साइड से उस चेयर से बंधी रस्सी को खींच देता है और पूरे फैमिली को डुबाकर मार देता है। तभी अचानक पानी में एक लंबा, फीका और खोखली आंखों वाला चेहरा दिखाई देता है और रील बंद हो जाती है। जब एलिसन दोबारा उसी सीन को पॉज करके सामने से उस चेहरे को देख रहा होता है, तभी वो रील में अपने आप आग लग जाती है और रील डैमेज हो जाती है। वो किसी तरह उस रील को रिकवर करके कैमरा और लैपटॉप में भी देखता है, लेकिन वो पार्ट जिसमें उस कैमरामैन का चेहरा पानी में दिखाई दिया था, वो पार्ट रिकवर नहीं हो पाता। तभी वो बाहर अपनी वाइफ और बेटे की लड़ाई की आवाज़ें सुनता है। बाहर जाकर पूछता है तो उसकी वाइफ बताती है कि ट्रेवर ने अपनी स्कूल में परमानेंट मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर 4 लोगों की एक पेड़ में लटकी हुई पिक्चर बनाई है। सीन कट होता है और रात में एलिसन फिर से एक और रील देखता है। रील में एक फैमिली को अलग अलग कमरों में बांध कर रखा गया होता है। फिर वो कैमरामैन एक एक कमरे में जाकर उन लोगों का गला काट कर मार देता है। एलिसन ये देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो उस रील में से इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालने लगता है। वो एक सिंबल को भी प्रिंट कर लेता है। रील के एक टाइम पर स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ नोटिस करता है। जब वो उसे एडिट करता है तो वहां सेंट लुइस लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर वो उस रील के कवर को देखता है। वहां स्लीपी टाइम 98 लिखा होता है। इसके बाद वो इंटरनेट पर इस केस के बारे में सर्च करता है और पता चलता है कि साल 1998 में किसी ने मिलर फैमिली को बेरहमी से मार दिया था और उस फैमिली का 13 साल का एक बच्चा क्रिस्टोफर गायब था। एलिसन न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी ऊपर एटिक से कुछ गिरने जैसी आवाज आती है। वो उसे इग्नोर करके फिर से न्यूज देखने लगता है, लेकिन इस बार आवाज के साथ साथ पूरे घर की लाइट्स चली जाती हैं। एलिसन किचन से एक चाकू निकालकर एटिक में जाकर देखता है तो उसे वहां कैनिस्टर के ढक्कन के अंदर एक किंग स्नेक मिलता है। जब वो सांप को भगाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसकी नजर कैनिस्टर के ढक्कन पर बनी बच्चों जैसी ड्राइंग्स पर जाती है। वहां किसी ने एलिसन द्वारा देखे गए सारे रील्स के मर्डरिंग सीन्स बनाए हुए थे और हर सीन के साइड में एक रहस्यमयी आकृति भी बनी हुई थी जिसे मिस्टर बूगी नाम दिया गया था। लौटते समय अटिक का दरवाजा टूट जाता है और नीचे गिरने से उसका पैर टूट जाता है। अगले दिन एलिसन इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाता है, जिनमें से एक डेप्यूटी उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। एलिसन उस ऑफिसर से 1998 में सेंट लुइस में हुई एक मर्डर केस की जानकारी मांगता है जिसमें एक फैमिली की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा वो एक और मर्डर के बारे में डिटेल्स चाहता है जहां विक्टिम्स को उनकी ही कार में उनके गैराज के अंदर मारा गया था। डेप्यूटी भरोसा दिलाता है कि वो ये सारी जानकारी निकाल देगा और वहां से चला जाता है। जब एलिसन ध्यान से सारे रील्स फिर से देखता है तो उसे उन सब रील्स में वही लंबा, फीका और खोखली आंखों वाला चेहरा दिखाई देता है। फिर उसे डेप्यूटी का कॉल आता है और डेप्यूटी बताते हैं कि ये हत्याएं अलग अलग समय और अलग अलग शहरों में हुई थीं और इनकी शुरुआत 1966 से हुई थी। हर एक केस में एक पूरा परिवार मारा गया था और हर बार उस परिवार का एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। डेप्यूटी उसे बताता है कि 1979 में सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में मार्टिनेज फैमिली को उनके ही गैराज में मार दिया गया था। उनकी कार को आग लगा दी गई थी और उनका 9 साल का बेटा कभी नहीं मिला। डेप्यूटी उस घर का स्ट्रीट एड्रेस भी देता है। इसके बाद वो सेंट लुइस में हुई मिलर फैमिली की हत्या के घर का एड्रेस भी कंफर्म करता है जो 2976 था। घर के एड्रेस से उसे ये भी पता चलता है कि चार्ल्सफोर्ड आने से पहले स्टीवनसन्स उसी घर में रहते थे जहां कभी मिलर फैमिली की बेरहमी से हत्या हुई थी। हैरान होकर वो एटिक में से नीचे गिरते समय का वीडियो देखता है। वीडियो में उसे बहुत सारे हाथ उसके आसपास दिखाई देते हैं, जिसे देख वो डर जाता है और लैपटॉप बंद कर देता है। रात में जब वो सो रहा होता है तो उसे एक अजीब आवाज भी सुनाई देती है। वो उठकर देखने जाता है
तो उसके ऑफिस में अपने आप वही मर्डर का वीडियो चल रहा होता है। उसे ये अजीब लगता है और वो वीडियो बंद कर देता है। जब वो खिड़की के सामने खड़े होकर उसी आकृति की फोटो देख रहा होता है तो उसे वही आकृति गार्डन में दिखाई देती है और फिर एकदम से गायब हो जाती है। डर कर वो बाहर देखने जाता है तो झाड़ियों के अंदर उसे ट्रेवर मिलता है। उसे फिर से नाइट टेरर्स आए थे। एलिसन उसे अंदर ले जाकर ट्रेसी के पास छोड़ देता है और टॉर्च लेने बाहर जाता है। जैसे ही वो टॉर्च उठाता है उसके सामने अचानक एक रॉटवाइलर डॉग आ जाता है और उसे घूरने लगता है। वो डॉग को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पीछे हमें 5 बच्चे अजीब तरह से खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद वो डॉग और बच्चे वहां से चले जाते हैं और एलिसन भी वापस अंदर चला जाता है। सीन कट होकर अगला दिन दिखाया जाता है और एलिसन डेप्यूटी से उन सिंबल्स के बारे में बात कर रहा होता है। डेप्यूटी सिंबल्स को देखकर उसे प्रोफेसर जोनास से इनके बारे में बात करने की सलाह देता है और एलिसन भी उसे मेल कर देता है। रात में प्रोफेसर उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो सिंबल एक प्राचीन पेगन बेबीलोनियन देवता बुघूल से जुड़ा है जो बच्चों को अपने वश में करके उनकी आत्मा खाने के लिए मशहूर है। जोनास को शक होता है कि ये हत्याएं किसी एक सीरियल किलर का काम नहीं बल्कि एक कल्ट इनिशिएशन रिचुअल का हिस्सा है। अब घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। घर में बहुत सारे गोस्ट चिल्ड्रन एलिसन को हंट करते हैं। वो बच्चे घर में घूमने लगते हैं लेकिन उन्हें एलिसन देख नहीं पाता पर वो उन्हें महसूस कर सकता था। ट्रेवर को बार बार नाइट टेरर्स आने लगते हैं और एशली दीवारों पर स्टेफनी की पेंटिंग्स बनाने लगती है, ये कहते हुए कि स्टेफनी उससे बात करती है। ट्रेसी इस बात से गुस्से में आ जाती है कि एलिसन ने बिना बताए उन्हें एक क्राइम सीन वाले घर में ला दिया। एक रात एलिसन एटिक में गायब बच्चों को एक फिल्म देखते हुए पाता है। तभी स्क्रीन पर बुघूल दिखाई देता है और फिर एलिसन के सामने भी प्रकट होता है। डर के मारे एलिसन कैमरा, प्रोजेक्टर और सारे रील्स नष्ट कर देता है और परिवार को पुराने घर में वापस ले जाता है। जोनास बाद में एलिसन को बुघूल से जुड़ी तस्वीरें भेजता है जिनमें वही रहस्यमयी सिंबल और स्कॉर्पियन, स्नेक और डॉग शामिल होते हैं। उसके अनुसार पुराने क्रिश्चियन समूह मानते थे कि बुघूल की इमेजेस एक गेटवे बनाती हैं जिससे वह असली दुनिया में आकर बच्चों को अपने वश में कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो रील्स जो एलिसन ने जला दी थी वो सारे रील्स उसके नए घर की एटिक में उसे मिलती है, वो भी बिल्कुल ठीक। साथ ही एक नया रील मिलता है जिस पर लिखा होता है एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स। उसी समय डेप्यूटी एलिसन को बताता है कि उसने पैटर्न समझ लिया है। हर मर्डर के बाद जो नई फैमिली उस घर में रहने आती है वही अगला शिकार बनती है, लेकिन उन्हें पहले डराया जाता है ताकि वो घर छोड़ दें। एलिसन को एहसास होता है कि घर बदलकर उसने अपनी ही फैमिली को खतरे में डाल दिया है। एक्सटेंडेड कट रील में दिखता है कि हर हत्या के बाद गायब बच्चे फ्रेम में आते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बुघूल उर्फ मिस्टर बूगी के प्रभाव में वही बच्चे हत्याएं कर रहे थे। एलिसन को अचानक चक्कर आने लगता है। उसे अपनी कॉफी में हरा रेजिड्यू दिखता है और एशली का लिखा एक नोट मिलता है, गुड नाइट डैडी। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह खुद को ट्रेसी और ट्रेवर के साथ बंधा हुआ पाता है। बुघूल के प्रभाव में आई एशली कैमरा के साथ सामने आती है और कहती है कि वह एलिसन को फिर से फेमस बनाएगी। इसके बाद परिवार की हत्या को फिल्म में रिकॉर्ड किया जाता है और दीवारों पर खून से पिक्चर्स और बुघूल का सिंबल बनाया जाता है। आखिर में बुघूल प्रकट होता है और एशली उसके साथ फिल्म के भीतर चली जाती है। ऑसवाल्ड फैमिली की यह रिकॉर्डिंग भी बाकी रील्स के साथ एटिक में रख दी जाती है, जिसका नाम होता है हाउस पेंटिंग 12। फिल्म के आखिरी पल में एक चौंकाने वाले जंप स्केयर के साथ बुघूल का चेहरा अचानक स्क्रीन पर उभर आता है और फिल्म खत्म हो जाती है। सिनिस्टर सिर्फ एक डीमन की कहानी नहीं है, बल्कि ऑब्सेशन, एम्बिशन और पेरेंटल ब्लाइंडनेस की हॉरर स्टोरी है, जहां असली विलेन बुघूल नहीं बल्कि एलिसन है। क्योंकि बुघूल बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन दरवाजा एलिसन खुद खोलता है। वह जानता था कि घर एक क्राइम सीन है, टेप्स एविडेंस हैं, फिर भी फेम की चाह में वह सब छुपाए रखता है। बुघूल सुपरनैचुरल होते हुए भी फेम, इमेजेस और रिकॉर्डिंग से ताकत पाता है और आई विल मेक यू फेमस अगेन डैडी। ये साफ कर देता है कि वह उस कीमत का मेटाफोर है जो इंसान सक्सेस के बदले अपनी फैमिली से चुकाता है। फिल्म बच्चे को ईविल नहीं
बल्कि वल्नरेबल दिखाती है, क्योंकि बुघुल एडल्ट्स को नहीं, बच्चों की इमेजिनेशन और डर को निशाना बनाता है, जबकि पेरेंट्स अपनी सेल्फ अब्जॉर्प्शन में वार्निंग साइंस देख नहीं पाते। एलिसन का घर बदलना कर्स तोड़ना नहीं, बल्कि पैटर्न पूरा करना होता है, क्योंकि बुघुल को घर नहीं बल्कि एक डर से भागती फैमिली चाहिए। और यही वजह है कि एंडिंग इतनी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ कोई हीरो नहीं, सिर्फ ये सच्चाई है कि अगर तुम हॉरर को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो असल में हॉरर तुम्हें स्टडी कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप किस हॉरर मूवी को अगली बार एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।